हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ में आपके सोर्सेज देखने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। तो स्रोत क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर भी आप सुनिए। स्रोत या सोर्सेज वो तरीके होते हैं, वो मेथड्स हैं, वो तरीके या वो प्रक्रिया, मेथड्स या प्रोसीजर है जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है, जो जिनसे वो स्टार्ट होती है, जहाँ से वो उत्पन्न होती है, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का जन्म होता है। तो सुनिए, स्रोत वह सामग्री या वो मटेरियल है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियम निर्मित करने के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के नियमों को, जैसे झगड़ा हुआ कोई देशों में, तो उनके रूल्स बनाने के लिए जिस सामग्री का, जिस मटेरियल का, जिस विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है, उससे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत कहा जाता है। तो ये दो तरीके के होते हैं, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट इज मटीरियलिस्टिक एंड सेकेंड इज, जिनको फर्स्ट को मटीरियलिस्टिक को आप बोलेंगे सारवान, और दूसरा जो आपका फॉर्मल है जिसको आप औपचारिक बोलेंगे। तो जो सारवान या मटीरियलिस्टिक सोर्स होता है वही जो विषय वस्तु होती है उसकी। तो सुनिए, सारवान स्रोत वह सामग्री है जिससे विधि निर्मित होती है, इससे विधि की विषय वस्तु बनती है। जो उसका मैटर है, आप ये समझिए, वो सारवान होता है। और जो फॉर्मल है, जिसे औपचारिक कहा जाता है, वो सुनिए, औपचारिक क्या है, इससे विधि की विषय वस्तु को विधिक बल मिलता है, जिससे कि उसको फॉलो किया जाता है। विषय वस्तु सारवान, जो कानून है वो सारवान मटीरियलिस्टिक सोर्स है, और जिसके कारण उस कानून को फॉलो किया जाता है वो फॉर्मल सोर्स है उसका। तो ये आपको पहले भी मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अब आ जाइए कि हम किसके अकॉर्डिंग हम लोग करने जा रहे हैं सोर्सेज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का न्यायालय है, विधि का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसके आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग उसका जो स्टैट्यूट है, जो आपका यूएनओ है, जो आपका इंस्टीट्यूशन है यूएनओ है, उसके ऑर्गन्स हैं, उसके अंग हैं, भाग हैं, उसके पार्ट हैं। उसमें विधि का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसका एक अंग है, उसका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट इज जनरल असेंबली। यूएनओ के पार्ट 6 हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट जो है वो जनरल असेंबली है, महासभा बोला जाता है जिसको। सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। और थर्ड जो है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विधि का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वो है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका जो स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट होता है जिसको संविधि बोला जाता है, या एक तरीके से उसका आप कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो। तो उस इंटरनेशनल कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको स्टैट्यूट बोलेंगे हम, उसके आर्टिकल 38 में जो इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज दिए गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि या जो उसका संविधान है, उसके आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशंस का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जो ट्रीटीज होती हैं, जो संधियां की जाती हैं। एक देश जब दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके की संधि करता है, कोई करार करता है, कोई ट्रीटी, जिसको आप ट्रीटी भी कह सकते हैं, अभिसमय भी कह सकते हैं, कन्वेंशन भी कह सकते हैं, जो आपस में उनके संबंध स्थापित करने के लिए जो करार किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, उनको इंटरनेशनल कन्वेंशंस बोला जाता है। तो फर्स्ट सोर्स जो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो सुनिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाने लगेगा, तो वो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संधियों को देखेगा। जो भी आपस में उनकी दो देशों में अगर कोई झगड़ा हुआ है, तो उसमें जो संधियां हुई हैं उनको देखेगा वो सबसे पहले। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां वो ऐसे करार हैं जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आपस में संबंधों को स्थापित करते हैं।
तो ये दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज लॉ मेकिंग ट्रीटीज, जो कि विधि निर्माण करने वाली संधि। ये जो कन्वेंशन या संधियां ये दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट इज लॉ मेकिंग ट्रीटीज, जिनका नाम ही आपको समझ में आ रहा है, विधि का निर्माण करने वाली संधियां, जिनसे विधियों का ये डायरेक्ट सोर्स है लॉ के, तो इनसे विधि का निर्माण किया जाता है। ये भी दो तरीके की होती है आगे। फर्स्ट जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है और दूसरा ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज है फर्स्ट, ये भी आगे इसके सब डिवीजन है, दो डिवीजन है इसके। फर्स्ट इज जो है वो यूनिवर्सल संधियां बनाती हैं। ये यूनिवर्सल मतलब वे संधियां जो सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करती हैं, यूनिवर्सल लॉ का निर्माण करती हैं। सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि कैसे हुई? जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, यूएनओ का जो चार्टर है वो यूनिवर्सल लॉ है, जो सार्वभौमिक विधि का निर्माण करता है, जिनको कि सब मानते हैं। और दूसरी होती है जो जनरल प्रिंसिपल्स या सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जो कि आपस में राज्यों द्वारा किए गए करार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। आपस में जो राज्य करते हैं वो सामान्य नियमों का निर्माण करते हैं। जैसे हेग अभिसमय, हेग एक जगह का नाम है जहाँ पे हुआ था ये कन्वेंशन। तो हेग कन्वेंशंस 1907 में जो हुआ था, तो ये इसका एक आप उदाहरण दे सकते हैं, जो सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करने वाली संधियां हैं। दूसरा इसमें आप ट्रीटीज ऑफ वर्सिलीज बता सकते हैं, वर्सिलीज ट्रीटीज बता सकते हैं 1919 में जो हुई थी। और इसमें जिनीवा कन्वेंशंस का भी आप बात बताएंगे, जो कि 1929 में हुआ था, जिनीवा कन्वेंशन। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है उसका इंटरनेशनल कन्वेंशन का, जो आपको मैंने अभी बताया कि लॉ मेकिंग ट्रीटीज है, जिसके दो पार्ट मैंने आपको बताया। अब आप दूसरा इसका पार्ट जो है उसको आप कहेंगे ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको आप कहेंगे संविदा संधियां। तो ये वो है, ये भी आप वही कह सकते हैं कि जो दो देशों के बीच में होती हैं। ये इंटरनेशनल लॉ का सोर्स तब बनती हैं जब ये दो देशों के बीच में होती है, द्विपक्षीय संधियां जिसको कह सकते हैं, जो दो देशों के बीच में होती हैं। जैसे ये बाद में जैसे दो देश आपस में करते हैं, लेकिन इसको बाद में दूसरे देश भी फॉलो करने लगते हैं। जैसे 1658 में स्पेन और अमेरिका के बीच की ट्रीटी, स्पेन और अमेरिका के बीच में एक स्वतंत्र जहाज स्वतंत्र माल के नाम से एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, जिससे कि बाद में अंतर्राष्ट्रीय विधि बना दिया गया था, जो दूसरे देश भी उसको फॉलो करने लगे थे और यूनिवर्सल लॉ ये बन गई थी। तो ये दो तरीके की इंटरनेशनल कन्वेंशंस आप बताएंगे। उसके बाद आ जाइए, सेकंड आपका जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल कस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं। तो प्रथाएं तो आपको मालूम है कि फाउंडेशन स्टोन होती हैं किसी भी लॉ का। तो सुनिए, इंटरनेशनल कस्टम इज द ओरिजिनल एंड द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ। ओल्डेस्ट सबसे पुराना सोर्स है ये लॉ का। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियम वे नियम हैं जिनका विकास सामान्यतः लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा होता है, और ये ऑल्सो कॉल्ड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। इस जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, लॉ है, इसका एक फाउंडेशन स्टोन या एक नींव कही जा सकती है इंटरनेशनल कस्टम्स को, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को उनकी नींव कहा जा सकता है। तो इसका जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है वो यूजेस होता है। यूजेस आप बोलेंगे चलन को, कि एक यूजेस कस्टम की इनिशियल स्टेज को कहा जा सकता है। यूजेस क्या है, चलन क्या है, जो ऐसा व्यवहार जिसे कि बार बार देश रिपीट करते हैं, जिनको बार बार दोहराया जाता है, ऐसा व्यवहार चलन कहलाता है। और इंटरनेशनल हैबिट जिसको कहा जा सकता है। और जहाँ यूजेस या चलन खत्म होता है वहाँ पे प्रथा स्टार्ट हो जाती है। मतलब प्रथा की इनिशियल या प्राथमिक स्टेज को चलन कहा जाता था, और चलन जहाँ खत्म होता है, वेयर द यूजेस एंड्स कस्टम स्टार्ट, वहाँ पे कस्टम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे कस्टम्स बन जाता है। मतलब पहले चलन चलता रहता है, उसको एक हैबिट बन जाती है देशों की, और उसको बाद में कस्टम का या प्रथा का नाम दे दिया जाता है। जब इस तरीके के व्यवहार को अक्सर दोहराया जाता है तो ये उम्मीद की जाती है कि इसी तरीके की परिस्थिति आने पर यही व्यवहार दोबारा किया जाएगा और फिर ये एक प्रथा बन जाती है। अकॉर्डिंग टू वाइनर, आपका जो ज्यूरिस्ट है वाइनर, वो कहता है कस्टम इज अ टाइप ऑफ यूजेस, एक तरीके का चलन है, विच हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, जिसमें विधि का बल प्राप्त हो जाता है जिसे। अब आप ये बताएंगे कि किस तरीके की
प्रथा को आप यूज करेंगे, किस तरीके की प्रथा प्रयोग में लाई जाएगी। इसमें 2-3 केसेस बताए जाएंगे, 2-3 नहीं, बहुत सारे केसेस हैं, मैंने आपके यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो आप और भी बुक्स में से केसेस लेंगे कि किस तरह एक प्रथा को प्रयोग किया जाएगा। तो फर्स्ट जो मैंने केस लिखा है इसमें वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड का है वर्सेस आर का केस है ये। इसमें न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि किसी प्रथा को, किसी भी कस्टम को तभी वैलिड माना जाएगा जब इसके सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस या ये संतोषप्रद इसके साक्ष्य मिलेंगे कि ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि उस कस्टम का नेचर या वो इस तरीके का कस्टम है, इस तरीके की प्रथा है जिसे कि सभी स्टेट्स द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, सभी स्टेट ने जिसको कंसेंट दे दी है, और कोई भी सिविलाइज्ड कंट्री, कोई भी सभ्य समाज या कोई भी सभ्य कंट्री जो है उसका विरोध नहीं करती। इस केस में वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग के केस में ये बात कही गई। उसके बाद एक और केस है आपका पोर्टुगल वर्सेस इंडिया का, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी, केस ऑफ पोर्चुगल वर्सेस इंडिया का। इसमें यह कहा गया कि यदि 2 स्टेट्स, 2 राज्य अपने बीच की किसी आदत या व्यवहार को विधि के समान मानते हैं तो ये दोनों स्टेट्स के बीच बंधनकारी प्रथा मानी जाएगी। और एक आप इसमें बताएंगे, पाकेट हवाना का केस देते हुए बताएंगे इसमें कि किस तरीके की प्रथा को आप किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें पाकेट हवाना का एक केस आप हवाला देंगे इसका। इसमें क्या हुआ था, इस वाद में निर्णय दिया गया था कि युद्ध के टाइम पे, जब कोई वॉर का टाइम हो, कि युद्ध चल रहा हो, तो युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों को, जो कि जिसमें कि हथियार नहीं होते, जिन छोटे जहाज़ों में जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं जिसमें हथियार नहीं रखे जाते, अगर उन्हें ब्लॉकेड की नॉलेज ना हो, ब्लॉकेड का मतलब होता है नाकाबंदी कर देना। समुद्र में वॉर के टाइम पे, युद्ध के टाइम पे नाकाबंदी कर दी जाती है कि इस सीमा तक दूसरे देश के जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, वो इस सीमा से पार नहीं जाएंगे, उसे ब्लॉकेड कहा जाता है, नाकाबंदी कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि युद्ध के समय मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों को, जो कि हथियार नहीं रखते हैं, अगर ब्लॉकेड की घोषणा की गई हो और उन्हें ज्ञान ना हो इसका कि ब्लॉकेड की या नाकाबंदी की घोषणा की गई है, तो कोर्ट ने कहा कि इन मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों को इंटरनेशनल लॉ में इम्यूनिटी दी जाएगी, उन्हें इम्यून रखा जाएगा, उनको इस बात की छूट दी जाएगी और उन्हें किसी भी तरीके से इस बात के लिए हर्ट नहीं किया जाएगा कि आपने ब्लॉकेड होते हुए भी उसकी सीमा पार की है। तो मतलब छोटे जहाज़ों को, जो मछली पकड़ने वाले जहाज़ हैं, जिनको ब्लॉकेड की सूचना ना हो या ज्ञान ना हो कि यहाँ नाकाबंदी है, तो उनको इम्यून रखा जाएगा इस ब्लॉकेड से। तो ये एक पाकेट हवाना के केस में आप ये बताएंगे कि किस तरीके से कस्टम को फॉलो किया जाता है। अब आप इसमें बताएंगे कि एक वैलिड कस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से तत्व होने चाहिए। तो इसमें आप बताएंगे कि जो वैलिड कस्टम है वो, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत पुरानी होनी चाहिए, न्यू नहीं होनी चाहिए, इतनी पुरानी कि जिसके बारे में आप बता ना सके कि वो कितनी मतलब 20+ ईयर्स को माना जाता है कि ज़्यादा होनी चाहिए इससे, और वो रीजनेबल होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जिसका कंटिन्यूटी जिसमें रही हो, निरंतरता से जिनका पालन किया गया हो, ऐसी होनी चाहिए। और प्रथा कैसी होनी चाहिए, जिसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से उसको पालन उसका ना किया गया हो, उसको फॉलो करते हुए यूनिफॉर्मिटी रही हो, एक रूपता रही हो, और वो सर्टेनिटी उसमें होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, मतलब उसमें अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, एक निश्चित तरीके से उसको फॉलो किया गया होना चाहिए, तो वो प्रथा अच्छी मानी जाती है, एक अच्छा कस्टम माना जाता है उसको। और वो कंपलसरी होनी चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए, मतलब उसको अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए, वो इच्छित नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की प्रथा होनी चाहिए, तब वो एक सोर्स बन पाता है इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद आप आ जाइए थर्ड, इसका जो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स।
जो सभ्य राष्ट्र हैं, सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम। कुछ ऐसे सामान्य नियम होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनको सभी सिविलाइज्ड स्टेट्स फॉलो करते हैं, मानते हैं। जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे पैक्टा sunt servanda का एक केस मैंने आपको पहले बताया था, और भी होते हैं मिस्टेक से हुए डैमेज के लिए पेनल्टी देने की थ्योरी और सेल्फ डिफेंस की थ्योरी। ये सब कई नियम ऐसे और भी आपकी बुक्स में मिलेंगे जो सभी जो सिविलाइज्ड स्टेट्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं, और ये सोर्स माने जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इनको सभी देश एक प्रथा, मतलब एक सोर्स के रूप में उसको फॉलो करते हैं। इसमें भी आप 2-3 केसेस आप देंगे, इसमें मैंने आपको लिख दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज रिग वर्सेस केन का आपका केस है, इसमें इंपॉर्टेंट है। और आपका एक और केस है इसमें, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्कूनर का केस है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस स्कूनर। और एक आपका कॉर्जो फैक्ट्री केस इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आप इसको डिटेल में इसमें दे सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, ये आपके जो 3 थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स थे जो इंटरनेशनल इसके लॉ के। अब इसके बाद जो कुछ जिनको आप लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं या गौण सब्सिडरी कह सकते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें है फर्स्ट, न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के निर्णय, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स। तो जो ये डिसीजंस जो होते हैं जुडिशरी के, तो कितनी तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके का इसमें आप बता सकते हैं। इनको आप सब्सिडरी मानेंगे, बट फिर भी हम इसको थोड़ा देखेंगे। 2 तरीके के डिसीजंस होते हैं, 2 तरीके की कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं। फर्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय जो होते हैं, और दूसरे स्टेट्स के न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं। इसमें जो डिसीजन ऑफ जुडिशरी के आते हैं, 2 तरीके के राज्यों के, एक इंटरनेशनल कोर्ट के और एक स्टेट्स के कोर्ट्स के निर्णय होते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट के निर्णय, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएनओ का 1946 में जो एस्टैब्लिश हुआ, स्थापित हुआ, उसके निर्णय बंधनकारी नहीं होते। उस एक सोर्स हो सकते हैं, अगर कोई माने तो माने, लेकिन वो ऑब्लिगेटरी नहीं होते, मतलब वो बंधनकारी नहीं होते कि किसी को, वो किसी स्टेट को या किसी भी राज्य को ऐसा कहा जाए कि वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय मानने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। वो एक गाइडलाइन हो सकते हैं, बट वो ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं। तो इसके एडवाइजरी व्यूज जो होते हैं, सलाहकारी मत को आप मान सकते हैं, लेकिन वो बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते। इस प्रकार ये न्यायालय केवल एक किसी विशेष मामले में विधि क्या है इसका एक सोर्स हो सकते हैं, बट ये ऑब्लिगेटरी या बंधनकारी नहीं होते। और जो स्टेट के कोर्ट्स के निर्णय होते हैं, वो भी फर्स्टली इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स माने जा सकते हैं, मतलब उनको एक पूर्व निर्णय के रूप में देखा जा सकता है। और सेकेंडली, स्टेट्स के कोर्ट्स के डिसीजन केवल उन्हीं नियमों में जिनमें किसी प्रथा का विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम बन सकते हैं या उन्हें माना जा सकता है, बट ये ऑब्लिगेटरी नहीं होते हैं दोनों। ये इनको मतलब एक गाइडलाइन के रूप में माना जा सकता है। और जो इसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स बोले हैं, जिनको विवाचन न्यायालय बोला जाता है, उसके लिए कहा गया है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्थायी विवाचन न्यायालय जो है, उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन दिए हैं जिन्हें इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना गया है, मतलब माना जाता है। इसके बाद आप आ जाइए, 5th है आपका ज्यूरिस्टिक वर्क, जिसको आप कहेंगे विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं। कभी कभी क्या होता है, ज्यूरिस्टिक वर्क इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन जाता है। ये डायरेक्ट सोर्स नहीं होते, मतलब इनको डायरेक्ट सोर्स तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यूरिस्टिक वर्क से कस्टम्स बन जाते हैं, कभी कभी प्रथाएं बन जाती हैं, और ये प्रथाएं कभी कभी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन जाती हैं। पाकिट हबाना के केस में यूएनओ के सुप्रीम कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जस्टिस ग्रे थे, उन्होंने ज्यूरिस्टिक वर्क को इम्पोर्टेंस देते हुए एक बार कहा था कि जो विधि शास्त्रियों की रचनाएं होती हैं वो अपना महत्व रखती हैं। यदि उन्होंने अकॉर्डिंग टू जस्टिस ग्रे, अगर किसी मामले में, किसी मैटर में कोई संधि नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, या कोई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, तो कोर्ट्स सिविलाइज्ड स्टेट्स के ज्यूरिस्ट के वर्क का सहारा ले सकते हैं।
ज्यूरिस्ट बहुत सालों तक हार्डवर्क करके कंसर्न्ड सब्जेक्ट पर जो संबंधित विषय होता है उन पर अपने व्यूज़ देते हैं। तो कोर्ट्स यह जानने के लिए कि किसी विषय पर वास्तव में विधि है क्या, ये जानने के लिए उन ज्यूरिस्टिक्स के वर्क का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका जो लास्ट है इसमें डिसीजन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के निर्णय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंग कौन से कहेंगे आप, जैसे हम यूएनओ पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसके जो 6 ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं उनके अंगों को, अंग बोलेंगे उनके पार्ट्स को। जैसे यूएनओ के 6 पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट आपका जनरल असेंबली है, महासभा, हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सिक्योरिटी काउंसिल आएगा, उसका दूसरा अंग या दूसरा ऑर्गन जो है, उसका दूसरा पार्ट जो आप उसको सुरक्षा परिषद कहेंगे। थर्ड आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनको उनके अंग कहा जाता है, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंग या उनके ऑर्गन। तो ये कह रहे हैं कि उनके ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑर्गन्स के जो निर्णय होते हैं वो भी कभी कभी सोर्स बन जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के। तो इसके बारे में स्टार्क ने, जो आपके ज्यूरिस्ट हैं स्टार्क, उन्होंने कहा कि कभी कभी अपने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में कभी कभी ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज बन जाते हैं। कभी कभी ऐसी कमिटीज़ बिठाई जाती हैं किसी पॉइंट पर निर्णय लेने के लिए उनका, तो वो जो निर्णय देते हैं, जो कमेटी वो निर्णय देती हैं, वो भी कभी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन जाते हैं। इसके बाद आपके अदर सोर्सेज में फर्स्ट जो आपका है इंपॉर्टेंट, जो है कभी कभी शॉर्ट नोट में आ जाता है, वो है आपका एक्स इको एट बोनो। तो ये एक्स इको एट बोनो एक लैटिन टर्म है जो आपके आर्टिकल 38(2) में, आर्टिकल 38(2) जो आर्टिकल 38 है इसका, उसके सब डिवीजन 2 में दिया गया है अदर सोर्सेज में। क्या नाम आपका, एक्स इको एट बोनो, ये होता है, ये एक लैटिन टर्म है, एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है गुड या फिर इक्विटेबल, कुछ अच्छा, उचित या सही, जिसको आप कह सकते हैं एक्स इको एट बोनो। इसका मतलब ये होता है कि यदि पक्षकार स्वीकृति दे तो, अगर इफ पार्टीज एग्री टू इट, अगर जिस पार्टी का केस है, अगर वो अग्री हो उस पर कि जो जस्टिस को वो कहें कि आप जो एस्टैब्लिश्ड जो स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स या जो सारे ये मतलब आपके सोर्सेज हैं, इसके अलावा आप अपने विवेक से जो आपको उचित लगे आप हमारे केस में निर्णय दे सकते हैं। तो वो जस्टिस जब इन एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग जो आपके रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करके, जब वो जो भी चीज़ उसे उचित लगे या गुड या इक्विटेबल लगे, अगर उसके आधार पर अपने विवेक से निर्णय देता है, तो उसे कहा जाता है एक्स इको एट बोनो। तो इसके बाद आपके जो और भी इसके अदर सोर्सेज में जो है वो जल्दी से हम देखेंगे। सेकंड है आपका इंटरनेशनल कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब होता है सौजन्य या एक सौहार्दपूर्ण अच्छाई, जिसे आप कह सकते हैं कि अगर एक देश दूसरे देश के डिसीजंस को या उनके कानूनों को एक सौहार्दपूर्ण तरीके से देखता है या उसे फॉलो कर लेता है या उसे अच्छा बताता है, तो दूसरा देश भी, अगर मतलब दोनों देशों में एक दूसरे को अच्छे तरीके से एक दूसरे के कानूनों को देखा जाता है, तो भले ही वो ऑब्लिगेटरी ना हो, अगर मतलब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो कि मानना है, फिर भी वो माने कोई देश अगर दूसरे देश के कानूनों को, तो वो एक सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का कि दूसरे देश भी उसे फॉलो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉमिटी। और थर्ड है आपका इसमें अदर सोर्सेज में स्टेट पेपर्स। स्टेट पेपर्स वो राज्य के पत्र होते हैं जो कि सभी स्टेट्स के एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध होते हैं, तो ये लेटर्स एक दूसरे देश को भेजे जाते हैं और कभी कभी ये लेटर पब्लिश भी हो जाते हैं, उनको प्रकाशित भी कर दिया जाता है। तो राज्यों के आपसी संबंधों का इनसे पता चलता है। और अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, जो ज्यूरिस्ट हैं लॉरेंस, वो कहते हैं कि बहुत बार विधि के गंभीर व जटिल प्रश्न राज्य पत्रों के अध्ययन से निपट जाते हैं।
इसके अलावा आपका ये कहते हैं कि स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर ऑफिसर्स, जो इंस्ट्रक्शंस, ये मैंने आपको फोर्थ इसका अदर सोर्सेज में लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार के विधि सलाहकार जो होते हैं, सरकार को विभिन्न विषयों पर सलाह देते हैं, उनसे भी विवादास्पद मामलों को सुलझाने में हेल्प मिल जाती है, और ये भी कभी कभी इंटरनेशनल लॉ के सोर्स बन जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, रीजन या तर्क, अगर कोई भी सोर्स ना मिले, तो कोई भी नियम ना मिले, तो तर्क से या रीजन से या तर्क से भी इंटरनेशनल लॉ के सोर्स ये बन जाता है, और इंटरनेशनल लेवल के झगड़ों को तर्क से या रीजन से भी निपटाया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।